स्टूडेंट्स, आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है एनिमल किंगडम की स्टडी कर रहे थे और मैक्सिमम जो फाइलम्स था एनिमल किंगडम का हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया था। क्लियर? आज हम लोग प्लांट किंगडम की स्टडी करेंगे। एनिमल किंगडम हमारा वाइंड अप हो गया है, प्लांट किंगडम की स्टडी करेंगे। प्लांट किंगडम, तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम की स्टडी कर ली है। अब हमारा प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना, प्लांट्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि एनिमल्स के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सारी स्टडी कर ली है, डिफरेंट फाइलम्स की स्टडी कर ली है। क्लियर? प्लांट किंगडम की स्टडी करनी है। अच्छा है, आप कुछ जानते हैं प्लांट किंगडम के बारे में? जैसे पादप जगत किंगडम, हिंदी में बोलते हैं पादप जगत, प्लांट किंगडम। कुछ आइडिया है प्लांट किंगडम के बारे में? देखिए, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को सबसे पहले किसने बताया था? कार्ल वॉन लिनियस, कैरोलस लिनियस ने। तो ऐसे ही पादप जगत को जो वर्गीकृत किए थे वो भी लिनियस ने ही किया था। और वर्गीकरण का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं? बताए थे, टैक्सोनॉमी। क्लियर? अगर पादप वर्गीकरण अध्ययन करते हैं तो उसको प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं, पादप वर्गीकरण कहते हैं। और अगर जंतुओं का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है तो उसको एनिमल टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लियर? तो वर्गीकरण का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, पादप जगत। प्लांट किंगडम को मुख्यतः, पादप जगत को मुख्यतः दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इसको जो है सबसे पहले दो सब किंगडम, दो उप जगत में विभाजित किया गया, सब किंगडम दो। तो यानी पादप जगत को सर्वप्रथम दो उप जगतों में विभाजित किया गया है और वो दो उप जगत हमारे हैं। एक उप जगत को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम है और हिंदी में भी वही पढ़ा जाता है। एक को तो हम कहते हैं क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी, और दूसरे को हम लोग कहते हैं फैनेरोगैमी। अभी बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, फैनेरोगैमी। तो कहने का मतलब यह है कि पादप जगत को दो उप जगत में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं क्रिप्टोगैमी और दूसरे को कहते हैं फैनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब हुआ कि इस उप जगत में ऐसे पौधे आएंगे जो सीडलेस होंगे, जिसमें सीड नहीं होगा, जिसमें बीज नहीं होगा, जिसमें पुष्प नहीं होंगे, फ्लावर नहीं होंगे। क्लियर? मीन्स ये होगा, इसमें ऐसे प्लांट्स आएंगे, इसको हम सीडलेस कहते हैं, फ्लावरलेस कहते हैं, फ्लावरलेस। इसमें ना तो क्रिप्टोगैमी, ये देख लीजिए क्रिप्टोगैमी, 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 और ये हमारा है फैनेरोगैमी, 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 फैनेरोगैमी। क्लियर? क्रिप्टोगैमी और फैनेरोगैमी दो उप जगत में विभाजित किया गया है। क्रिप्टोगैमी में, इस उप जगत में ऐसे पौधों को रखा गया है जिसमें बीज अनुपस्थित होते हैं, पुष्प अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। लेकिन जो हमारे फैनेरोगैमी होते हैं, इस फैनेरोगैमी में ऐसे पौधों को रखा गया है जिसमें बीज होते हैं, जिसमें पुष्प होते हैं। मतलब इसमें हमारा सीड होगा, सीड माने बीज, इसमें हमारा बीज होगा। फ्लावर माने इसमें हमारा पुष्प होगा, इसमें पुष्प भी होगा, दोनों होंगे, पुष्प भी होगा और बीज भी होंगे। क्लियर? अब जैसे हम लोगों ने जंतु जगत को वर्गीकृत किया था 10 से 11 संघों में, वैसे हम इसको कितने उप संघों में विभाजित करेंगे? ऐसे पौधे जिसमें ना तो बीज होते हैं ना तो पुष्प होते हैं, वो संघ देख लीजिए कौन कौन है। क्रिप्टोगैमी उप जगत में सबसे पहले रखा गया है थैलोफाइटा को, थैलोफाइटा, इसको हम कहते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को रखा गया है। दूसरा हमारा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अभी इसके बारे में एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरे को रखा गया है टेरिडोफाइटा, इसमें पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्लियर? तो ये हमारे दो उपजगत हुए, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में हम लोगों ने 3 वर्ग को रखा, एक तो हमारा थैलोफाइटा है, दूसरा ब्रायोफाइटा है और तीसरा टेरिडोफाइटा है। अच्छा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब हुआ कि इसमें ऐसे पौधे आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें थैलोइड स्ट्रक्चर होगा, जिसमें थैलोइड स्ट्रक्चर होगा, थैलोइड संरचना होगा, वो सब थैलोफाइटा में आएंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे थैलोफाइटा में क्या क्या आते हैं, तो थैलोफाइटा के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो थैलोफाइटा में एक तो बैक्टीरिया को रखा गया है, दूसरा शैवाल एल्गी को रखा गया है, एल्गी माने शैवाल, शैवाल, शैवाल को रखा गया है, तीसरा कवक, कवक फंजाई को रखा गया है। तो थैलोफाइटा में इन 3 चीज़ों को रखा गया है, जीवाणु को रखा गया है, शैवाल को रखा गया है और कवक को रखा गया है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि थैलोफाइटा में कौन कौन से जीव आते हैं, थैलोफाइटा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव को रखा गया है। तो थैलोफाइटा में जीवाणु को रखा गया है, शैवाल को रखा गया है और कवक को रखा गया है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जीवाणु का अध्ययन पादप जगत में क्यों करते हैं, जंतु जगत में क्यों नहीं करते हैं? भाई ये तो जीव की तरीके से है ना, ये जीवाणु, तो इसका अध्ययन जंतु जगत में होना चाहिए, लेकिन जीवाणु का जो अध्ययन है वो प्लांट किंगडम पादप जगत में क्यों करते हैं? उसका एकमात्र आंसर यही है कि पादप जगत, जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है। और जो ये प्लांट का कैरेक्टर है, पौधे का लक्षण है, इसलिए हम जीवाणु का अध्ययन प्लांट किंगडम पादप जगत में करते हैं। इसका एकमात्र ही उत्तर है। क्लियर? और डिफ्रेंसिएशन के उस पर अगर हम अंतर स्पष्ट करेंगे तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन अगर पूछेगा तो सिर्फ कोशिका भित्ति का ही अंतर है। जंतु जगत में जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, परंतु जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इसे हम जंतु पादप जगत में रखते हैं, प्लांट किंगडम में रखते हैं। क्लियर? तो थैलोफाइटा का मतलब ये हुआ कि जिसमें थैलोइड के समान संरचना पाई जाती है उसे हम थैलोफाइटा कहते हैं। और इस थैलोफाइटा में हम लोग जीवाणु का, शैवाल का और कवक का अध्ययन करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? जैसे जिसमें जीवाणु का अध्ययन करते हैं उसको जीवाणु विज्ञान कहते हैं, तो जिसमें सिर्फ पौधों का अध्ययन किया जाए, याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ पौधों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम लोग कहते हैं फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को कहते हैं फाइटोलॉजी। क्लियर हो गया? अच्छा, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्रिप्टोगैमी में कितने कितने पादप के संघों को रखा गया है। अब आते हैं फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी का मतलब ऐसे पौधे इसमें आएंगे जिसमें बीज भी होगा, पुष्प भी होगा, और ये 2 प्रकार के होंगे। इसमें 2 संघों को रखा गया है, एक तो आपने सुना होगा आवृत्त बीजी पौधे और दूसरा अनावृत्त बीजी पौधे। एक तो हमारा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और दूसरा हमारा है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधे, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधों को हम लोग फेनेरोगैमी में रखते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि आवृत्त बीजी पौधों को किस उपजगत में रखा गया है या अनावृत्त बीजी पौधों को किस उपजगत में रखा गया है, तो आंसर आपका होगा फेनेरोगैमी। या जिसमें बीज होते हैं और जिसमें पुष्प होते हैं उसे किस उपजगत में रखा गया है, आंसर होगा फेनेरोगैमी। और जो सीडलेस हैं या फ्लावरलेस होंगे उनको हम लोग क्रिप्टोगैमी में रखते हैं, और क्रिप्टोगैमी में इन संघों का अध्ययन करते हैं और उसमें ये 2 संघों का अध्ययन करते हैं। तो अब पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे पादप जगत में इन्हीं 5 का अध्ययन करना है हमें।
जैसे उसमें हम लोग संघों का अध्ययन करते हैं, 9-10 संघों का अध्ययन किए थे, सारे जीव के बारे में जान लिए थे। ऐसे समस्त प्रकार के पौधों को जानने के लिए हमें इन संघों का अध्ययन करना होगा। क्लियर? ये पादप का एक फाइलम है, एक संघ है। क्लियर? तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग एक एक की स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग थैलोफाइटा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा थैलोफाइटा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला संघ जो हमारा पादप का संघ है, प्लांट फाइलम है, वो है हाँ क्रिप्टोगैमी। ठीक है, देखो इसमें क्रिप्टोगैमी, तो ये तो थैलोफाइटा आ गया ना, शैवाल तो हमने बताया। सेकेंड हमारा जो ब्रायोफाइटा है, उसमें जितने फर्न मासेस प्लांट्स होंगे, ब्रायोफाइट्स प्लांट होंगे। टेरिडोफाइटा में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी जब 1 बाय 1 सबका हम चलेंगे तो सारे एग्जाम्पल देते जाएंगे हम आपको। अभी तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा का अध्ययन कर रहे हैं, सबके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब जैसे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, साइकस, पाइनस, साइकस पौधे का नाम है, पाइनस पौधे का नाम है, एंजियोस्पर्म की ये जिम्नोस्पर्म में इसका अध्ययन करेंगे। और जो एंजियोस्पर्म था, आवृतबीजी पौधे जो थे, उसमें जितने दाल वाले पौधे आएंगे, जितनी सब्जियां वाली पौधी आएंगी, सबका उसमें अध्ययन किया जाएगा। जैसे टमाटर है, लौकी है, बहुत सारे आ जाते हैं सब्जी, उसमें उसका अध्ययन करेंगे। तो सबका अलग अलग कैटेगरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट अध्ययन करने जा रहे हैं थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा, 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 थैलोफाइटा। अभी हमने आपको बताया कि इस संघ में, ये जो पादप का संघ है, इसमें हम जीवाणु का अध्ययन करेंगे, शैवाल का अध्ययन करेंगे और कवक का अध्ययन करेंगे। इन तीनों के लिए एक अलग से पादप संघ बनाया गया है, जिसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि जितने भी पौधे होंगे, इसमें थैलोइड प्रकार की संरचना होगी। थैलोइड स्ट्रक्चर जरूर होगा इसमें। थैलोइड, थैलस की तरीके से, बैग लाइक कैविटी की तरीके से, खोल की तरीके से, थैलस जैसे होता है, उसी तरीके से इनकी एक संरचना होगी। ये इसकी एक विशेषता है। कभी कभी पूछा जाता है थैलोइड प्रकार की संरचना किस संघ, पादप संघ में आता है, तो इसका उत्तर यही हमारा थैलोफाइटा ही होगा। तो आइए इसमें हम एक एक जो उदाहरण हमने दिया है कि इसमें हमको एल्गी का भी अध्ययन करना है, बैक्टीरिया का भी अध्ययन करना है, कवक का भी अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं शैवाल, एल्गी। एल्गी का अध्ययन करते हैं, शैवाल। चलिए शैवाल का अध्ययन करते हैं सबसे पहले। और हम लोगों ने इस पे बहुत पहले डिस्कशन कर लिए हैं कि जिस विज्ञान में शैवाल या एल्गी का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं। इससे पहले हमारा डिस्कशन हो गया है, बताइए। एल्गोलॉजी कहते हैं, या फिर इसी को आप एल्गोलॉजी कहिए, या फिर इसी को आप फाइकोलॉजी भी कहते हैं। याद आ रहा होगा, फाइकोलॉजी। जिसमें कवक का अध्ययन करते हैं उसको माइकोलॉजी कहते हैं। जिस विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहते हैं, और जिस विज्ञान में शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं, या इसी को एल्गोलॉजी भी कह देते हैं। एल्गोलॉजी। तो कभी कभी एल्गोलॉजी भी विकल्प दे देता है, ऑप्शन दे देता है, या कभी कभी फाइकोलॉजी दे देता है। दोनों में से दोनों सही है। क्लियर? तो ये तो हो गई शैवाल का अध्ययन हम लोग किस विज्ञान में करते हैं। अच्छा, शैवालों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। हमारे जो शैवाल हैं वो शैवाल स्थलों पे भी पाए जाते हैं, नदियों में भी पाए जाते हैं, तालाबों में भी पाए जाते हैं, समुद्रों में भी पाए जाते हैं। हर स्थान पे शैवाल पाए जाते हैं, और जहाँ जहाँ शैवाल होते हैं, जिन जिन स्थानों पे, उन शैवालों की अपनी एक अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक, जैसे बहुत सारे शैवाल का नाम आपने सुना होगा, कुछ शैवाल आपको याद हैं? जैसे स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है। जैसे अमहट के पास आप जाएंगे यहाँ पे, तो नीचे पानी देखेंगे तो एक गन्ने की जो पत्ती नहीं होती है, उसी तरीके से तैरता हुआ नीचे लगेगा, वो एक शैवाल है। काई देखें, काई भी एक शैवाल है। कुएं पे या नल के पास जो नील हरित शैवाल उसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, काई भी हमारा एक शैवाल है। क्लियर? तो ये सब शैवाल हैं।
तो शैवाल के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी विशेषताएं ये है। क्या शैवालों में हरित लवक होता है? क्लोरोफिल प्रश्न ये पूछ लेगा, दे देगा कि किसमें हरित लवक पाया जाता है, विकल्प दे देगा, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो शैवाल ही सही होगा। शैवाल में पहली इसकी विशेषता यह है कि इसमें हरित लवक होंगे, क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो अब आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है और किसकी? लाइट, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। दूसरी विशेषता ये हो गई कि जितने भी शैवाल हैं अगर उसमें क्लोरोफिल है तो ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्लियर? अच्छा, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो समस्त प्रकार के पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें पोषण बनाने की विधि किस प्रकार की होती है? स्वपोषी या परपोषी? स्वपोषी। तो इनमें पोषण किस प्रकार का होगा? स्वपोषी होगा। तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे या ऑटोट्रॉफ्स होंगे। स्वपोषी प्रकार के इसमें भोज्य पदार्थ तैयार किया जाएगा, अपना भोजन ये खुद बनाएंगे। क्लियर? तो ये तो रही हमारी विशेषताएं। और इसमें विभिन्न प्रकार के, क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? विकल्प, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। शैवाल। सबसे ज़्यादा प्रोटीन शैवालों में पाया जाता है। क्लियर? और उसका एग्जाम्पल है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है। प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है। तो एक शैवाल का नाम है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना शैवाल का नाम है। स्पिरुलिना शैवाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, हमारा ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है? शैवाल। लगभग 70% जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं शैवालों के माध्यम से वायुमंडल में जाता है, लगभग 70%। और यही जो हमारे स्पिरुलिना है, और एक हमारा शैवाल और भी है उसका नाम है कैरा। स्पिरुलिना शैवाल, कैरा शैवाल, इन सब के माध्यम से लगभग 70% ऑक्सीजन वायुमंडल में जाता है। अच्छा, ये जो स्पिरुलिना शैवाल है ये समुद्रों में पाया जाता है और ये प्रोटीन रिच होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। और ये जो कैरा है ये स्थलों पे भी हो सकता है और तालाबों में भी, पानियों में भी हो सकता है, दोनों स्थानों पे ये रहता है। अगर आप कैरा किसी भी समुंदर में या नदी तालाबों में देखने जाएंगे तो आपको एक प्लांट इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे करके। अगर इस तरीके का प्लांट है तो समझ जाइएगा कि ये कैरा ही है। कैरा की संरचना ऐसे ही होती है, प्लांट की तरीके से लगेगा, इसलिए स्थल पे भी ग्रो कर जाता है, स्थलों पर भी ये ग्रो करता है। तो ये एक स्थलीय शैवाल है और ये हमारा जलीय शैवाल है। क्लियर? ऐसे शैवाल बहुत हैं। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि उस शैवाल का नाम बताइए जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन का नाम सुना होगा ना, एसीटोन का भी नाम सुना होगा। ये सब एक केमिकल हैं, जैसे नमक खाती हैं, नमक में आयोडीन रहता है, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें घेंघा हो जाता है, सुना भी होगा, ग्वाइटर हो जाएगा। तो आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। कोई आइडिया? नहीं मालूम? अच्छा, आयोडीन जो हमारा होता है वो एक विशेष प्रकार का शैवाल है। उस शैवाल का नाम है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया एक शैवाल का नाम है। तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो वो शैवाल होगा लैमिनेरिया। अच्छा,
बहुत सारे ऐसे भी शैवाल हैं जो जंतुओं के शरीर पर हैबिटेट करते हैं, वास करते हैं परजीवी के रूप में। बहुत सारे ऐसे भी शैवाल हैं जो जीवों के शरीर के अंदर भी परजीवी होते हैं। जैसे कछुआ देखा होगा, कछुए की पीठ पर कौन सा शैवाल परजीवी के रूप में रहता है, ये प्रश्न पूछा गया है। कछुए के शरीर पर, कछुए को कहते हैं टर्टिल, कछुआ, कछुए के शरीर पे कौन सा शैवाल परजीवी के रूप में रहता है, तो इसका एग्जाम्पल है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा ये एक शैवाल का नाम है। तो प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर, पीठ पर परजीवी के रूप में रहता है। क्लियर? अच्छा, दूसरा हमारा एग्जाम्पल शैवाल का है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा ये भी एक शैवाल है। क्लैडोफोरा जो शैवाल है वो घोंघा तो पढ़ चुकी हैं, ठीक है, घोंघा के शरीर पर परजीवी के रूप में रहता है। स्नेल या इसी को पाइला घोंघा कहते हैं। तो हमारा जो क्लैडोफोरा नामक शैवाल है ये घोंघा के शरीर पे परजीवी होता है। प्रोटोडर्मा जो हमारा है ये कछुए के शरीर पे परजीवी होता है। एक शैवाल और है, उस शैवाल का नाम है जूक्लोरेला। ये हम साथ जब पैरामीशियम पढ़ाए थे तब बताए थे कि हरा पैरामीशियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो हरा पैरामीशियम बताए थे कि पैरामीशियम बर्सारिया को हरा पैरामीशियम कहते हैं, और ये भी बताए थे कि उस पैरामीशियम के शरीर में एक नील हरित शैवाल निवास करती है जिसको जूक्लोरेला कहते हैं, जिसके कारण वो हरा दिखाई देता है। तो ये जो जूक्लोरेला शैवाल होते हैं ये कई जीवों के शरीर में, शरीर के आंतरिक भाग में, आंतों में परजीवी होते हैं, आमाशय में परजीवी होते हैं। जैसे जूक्लोरेला जो होता है, हाइड्रा का नाम सुना ही होगा, हाइड्रा के शरीर के अंदर परजीवी होता है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि जूक्लोरेला किस जीव के शरीर के आंतरिक भाग में परजीवी होगा, तो हाइड्रा का भी नाम दे देगा और बहुत सारे जीवों का नाम दे देगा। क्लियर? तो उसमें हाइड्रा हमारा सही विकल्प होगा। तो जूक्लोरेला नामक शैवाल हाइड्रा के शरीर के अंदर परजीवी होता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न, प्रोटोडर्मा, क्लैडोफोरा, ऐसे बहुत सारे शैवाल हैं। कुछ शैवालों का हम यहाँ पे उदाहरण और देने जा रहे हैं। एनी कन्फ्यूज़न? ओके, कुछ शैवालों का हम उदाहरण और देने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे बहुत सारे यहाँ पे एक शैवाल हैं, एक तरीके से हम आइडिया दे देंगे। जैसे शैवाल है यूलोथ्रिक्स, ये भी एक शैवाल है। कभी कभी पूछ लेता है, कई सारे उदाहरण दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन शैवाल है। तो कुछ शैवालों के जब हम नेम जानेंगे तो बता देंगे, अच्छा ये शैवाल में हमने पढ़ रखा था। यूलोथ्रिक्स एक शैवाल का नाम है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। कैरा एक शैवाल का नाम है। वॉलवॉक्स ये भी एक शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ये भी एक शैवाल है। जीलीडियम ये भी एक शैवाल है। लैमिनेरिया भी हमने आपको बताया ही है। अगला है ग्लैसीलेरिया, ग्लैसीलेरिया ये भी एक शैवाल है। तो ये सब शैवालों के उदाहरण हैं। बहुत सारे शैवाल हैं, यहाँ पे हमने कुछ शैवालों के नाम लिखे हैं। अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जेली तो आप लोग खाती ही होंगी, जेली बनाने में कौन से शैवाल का उपयोग किया जाता है? जेली बनाने में यही ग्लैसीलेरिया शैवाल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, टॉफ़ी वॉफ़ी बनाने में, चॉकलेट बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो या तो जीलिडियम का प्रयोग किया जाएगा या ग्लैसीलेरिया का। लेकिन जेली वाली जो टॉफ़ी बनाई जाती है उसमें ग्लैसीलेरिया नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और सुना होगा, अगार अगार पाउडर का नाम सुना होगा। एक पाउडर होता है अगार अगर भी इसको कहते हैं, अगर पाउडर का नाम है ये अगर पाउडर जानती क्या करता है? जब आप इस पाउडर को पानी में डाल देंगी
तो ये पानी को सेमी सॉलिड बना देगा, जेली की तरह बना देगा। क्लियर? और इसका हम प्रयोग अनुसंधानों में करते हैं, रिसर्च में करते हैं, अगर पाउडर का प्रयोग। ये अगर पाउडर का यही काम है कि किसी भी माध्यम को ये जेली की तरह कर देता है, सेमी सॉलिड कर देता है। तो कभी कभी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अगर नामक पाउडर किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो बता दीजिए। जेली बना देता है तो ग्लाइसिलेरिया ही इसका विकल्प सही होगा। ये सारे विकल्प दिए रहेंगे। ग्लाइसिलेरिया, तो अगार नामक जो पाउडर है वो ग्लाइसिलेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है, उसी से बनाया जाता है, जो जल को या किसी भी माध्यम को सेमी सॉलिड कर देता है, जेली की तरीके से बना देता है। क्लियर? अच्छा, शैवालों में जनन भी होते हैं, प्रजनन भी होते हैं। शैवालों में प्रजनन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। तो रिप्रोडक्शन पे कई बार प्रश्न पूछा गया है। रिप्रोडक्शन शैवालों में, कि शैवालों में किस प्रकार का प्रजनन होता है? शैवालों में मुख्य रूप से 3 प्रकार का प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, 3 प्रकार का इसमें प्रजनन होता है। तो यानी शैवालों में जो प्रजनन होगा वो पहला होगा वर्धी प्रजनन, वेजिटेटिव, इसको हम कहते हैं वर्धी प्रजनन। दूसरा हमारा होगा लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन। तीसरा हमारा होता है अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो जितने भी शैवाल होते हैं उन सभी शैवालों में 3 प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। वर्धी प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अच्छा, लेकिन शैवालों में जो वर्धी प्रजनन, वर्धी मतलब जानते हैं क्या होता है? वेजिटेटिव, यानी किसी भी पौधे का कोई भी भाग स्वप्रजनित होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर दे। जैसे कोई पौधा है, उस पौधे का पत्ती, उस पौधे की तना, उस पौधे का जड़ अपने से प्रजनित होकर के, स्वप्रजनित होकर के एक नया शैवाल बना दे। इसमें 2 शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। तो वर्धी भाग का मतलब हुआ वो पत्ती हो सकता है, तना हो सकता है या जड़ हो सकता है। तो आपने देखा नहीं, किसी भी पौधे का जड़ लो लगा दो तो नया पौधा बन जाता है। कभी कभी तना काट दो, कलम लगा दो, ऐसे करके तो बन जाता है। वही उसी को कहते हैं वर्धी भाग। पौधे के वर्धी भाग, जड़, तना, पत्ती, ये सब पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वर्धी भाग हैं। क्लियर? अच्छा, शैवालों में जो वर्धी प्रजनन होता है वो कई प्रकार का होता है। एक तो होता है विखंडन विधि द्वारा, उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, इसको हम कहते हैं विखंडन विधि द्वारा शैवालों में। दूसरा हमारा होता है विभाजन, इसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन कह दीजिए, सेल डिवीजन कह दीजिए, या इसी को हम लोग कहते हैं फिशन, विभाजन। तो शैवालों में जो वर्धी प्रजनन होता है वो विखंडन के भी माध्यम से होगा और विभाजन के भी माध्यम से होता है। क्लियर? अब हम आते हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में। हमारा लैंगिक प्रजनन का मतलब क्या हुआ? लैंगिक प्रजनन का मतलब ये हुआ, अच्छा इसमें बीज हैं? शैवाल में बीज होता है? नहीं होता है। अभी थाइलोफाइटा का अध्ययन कर रहे हैं, इसी में इसमें ना तो बीज होगा ना तो पुष्प होगा। तो प्रजनन कैसे करेगा? स्पोर के माध्यम से, स्पोर अंडाणुओं के माध्यम से। यानी इसमें जो प्रजनन होगा वो स्पोर्स के माध्यम से होगा, अंडाणुओं के माध्यम से होगा, अंडाणुओं के माध्यम से होगा, स्पोर्स के माध्यम से होगा। क्योंकि ना तो इसमें बीज होंगे और ना ही इसमें पुष्प होंगे।
तो जितने भी शैवाल होते हैं उन शैवालों में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसमें दे देगा पुष्पों के माध्यम से। और सभी लोग जानते हैं पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है, तो बहुत लोग पुष्प पे टिक मार देंगे, लेकिन बात वो शैवाल का कर रहा है, क्योंकि शैवाल में ना तो पुष्प है ना तो बीज हैं। तो इसमें स्पोर्स के माध्यम से होता है, छोटे छोटे स्पोर्स अंडाणुओं के माध्यम से इसमें प्रजनन होगा। अब अगर हम बात लैंगिक प्रजनन की करते हैं तो लैंगिक प्रजनन में क्या होगा, लैंगिक प्रजनन स्पोर्स के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से, स्पोर्स के माध्यम से होगा, अंडाणुओं के माध्यम से होगा। और इनके अंडाणु कई प्रकार के होते हैं, क्लियर। जैसे एक अंडाणु को कहते हैं हम लोग जूस्पोर, जूस्पोर, और दूसरे अंडाणु को कहते हैं एप्लैनोस्पोर, एप्लैनोस्पोर, और तीसरे अंडाणु को कहते हैं हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर। तो जब शैवालों में लैंगिक प्रजनन स्पोर अंडाणुओं के माध्यम से होते हैं तो वो 3 प्रकार से होंगे। या तो जू स्पोर के माध्यम से, हर जगह देखो स्पोर स्पोर जुड़ा हुआ है, जू स्पोर के माध्यम से होंगे, या एप्लैनो स्पोर के माध्यम से होंगे, या हिप्नो है ये, हिप्नो या हिप्नो स्पोर के माध्यम से होंगे। तो अंडाणुओं के माध्यम से लैंगिक प्रजनन जो शैवालों में होता है वो 3 प्रकार से होता है, जू स्पोर, एप्लैनो स्पोर या हिप्नो स्पोर के माध्यम से होगा। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या हुआ, अलैंगिक प्रजनन का मतलब ये हुआ कि जिसमें स्पोर्स का बहुत ज़्यादा योगदान ना हो। क्लियर। तो क्या हो सकता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन का मतलब कि जो पादप का पौधा है वो स्व निषेचित होकर के, स्वप्रजनित होकर के एक नए प्रकार के पौधे का निर्माण करे। इसमें तो आपका जड़ तना पत्ती आ जाएगा वृद्धि में, इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के स्पोर्स आ जाएंगे। क्लियर। लेकिन ये भी अलैंगिक प्रजनन भी कई प्रकार का होता है। जैसे एक इसका प्रकार होता है ऊगैमस, ऊगैमस प्रकार का। क्लियर। तो इसमें गैमस आ जाते हैं। तो ऊगैमस प्रकार का और कई प्रकार के होते हैं जिसमें अलैंगिक प्रजनन इस प्रकार से होता है। तो शैवालों की विशेषता यह है कि शैवालों में ना तो पुष्प होंगे और ना ही बीज होंगे। तो उनमें प्रजनन होगा कैसे, स्पोर्स के माध्यम से, अंडाणुओं के माध्यम से। क्लियर। जैसे आप देख लीजिए, सपोज मान लीजिए कि हमारा ये एक शैवाल है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, ये शैवाल सपोज। तो इसके अंदर छोटे छोटे आप देखेंगे ऐसे बी स्पोर्स रहेंगे, ऐसे ऐसे, इसी को स्पोर कहते हैं, इसी के माध्यम से में प्रजनन होता है। क्लियर। तो ये तो हमने बात कर लिया कि थैलोफाइटा में प्रजनन की क्रिया कैसे कैसे होती है। तो वर्धी प्रजनन भी होगी, लैंगिक प्रजनन भी होगा और अलैंगिक प्रजनन होगा। यानी शैवालों में तीनों प्रकार का प्रजनन होगा, लेकिन तीनों की विधियां अलग अलग होगी। क्लियर हो गया चीज़। अच्छा, और कुछ बहुत से शैवाल ऐसे हैं जो इवन हमारे पश्चिमी भारत में चले जाइए या चाइना में चले जाइए या अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चले जाइए, तो वहाँ लोग बहुत से शैवालों का प्रयोग भोजन के रूप में भी करते हैं, सैलेड के फॉर्म में भी खाते हैं, सलाद के फॉर्म में भी खाया जाता है। जैसे ही हमारा कैरा है ना, कैरा शैवाल, इसको बहुत से लोग सलाद के फॉर्म में खाते हैं, सैलेड के फॉर्म में भी खाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई खाने की बात। बहुत लोग इसकी सब्जियां भी बना करके खाते हैं शैवालों का। अच्छा, क्या शैवालों का औषधि के क्षेत्र में भी योगदान है? दवा बनाने में क्यों नहीं हो सकता है? बहुत से है। जैसे एक हमारा एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जानते होंगे ना, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, जीवाणु को मार देता है। ठीक है। अगर तो एक शैवाल से एंटीबायोटिक बनाई जाती है, उस एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरेलिन। तो क्लोरेलिन नामक औषधि, क्लोरेलिन नामक औषधि एक शैवाल से प्राप्त की जाती है और उस शैवाल का नाम है क्लोरेला शैवाल, क्लोरेला एल्गी शैवाल। तो क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि
क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त की जाती है। तो क्लियर हो गया कि शैवालों का प्रयोग औषधि के भी क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा, क्या शैवालों का प्रयोग हम लोग कृषि के भी क्षेत्र में करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बहुत से शैवाल हैं जो मृदा, जो मिट्टी होती है उसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ला करके फिक्स कर देते हैं। जो वायुमंडल, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे के लिए भी लाभदायक है, मिट्टी के लिए भी लाभदायक है। 78% लगभग वायुमंडल में नाइट्रोजन है। क्लियर? तो उस नाइट्रोजन को मृदा में लाने का काम कौन सा शैवाल करता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें आपके हैं नॉस्टॉक, ये शैवाल का नाम है नॉस्टॉक, ये एक शैवाल है। एनाबीना, एनाबीना ये भी शैवाल है। नॉस्टॉक और एनाबीना नामक जो शैवाल होते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में लाते हैं, और जब मृदा में लाएंगे तो उस मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, फर्टिलिटी पावर बढ़ेगी और उसमें पौधे अच्छे जर्मिनेट करेंगे, अच्छे पौधे होंगे। क्लियर? तो इसलिए कृषि के क्षेत्र में भी शैवालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें से ये दो शैवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो हमारा नॉस्टॉक और दूसरा एनाबीना। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में लाते हैं, जिससे मृदा की फर्टिलिटी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि अभी जब हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, जो जिम्नोस्पर्म बताया है, जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी पौधे, उसमें साइकस आते हैं, पाइनस आते हैं, ये सब पौधे के नेम है। खजूर की पौधों की तरह आपने एक पौधा देखा होगा, ऐसे करके एक पौधा होता है, ऐसे करके खजूर की तरह ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। लोग घरों में सजावट के रूप में लगाते हैं, लेकिन उसमें खजूर पैदा नहीं होता है। लोग स्कूलों में भी लगा देते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियां होती है ना, ऐसे करके छोटे छोटे पौधे, इतने बड़े बड़े लगभग होंगे पौधे, उसी को हम कहते हैं साइकस का पौधा। क्लियर? अच्छा, एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि जो साइकस का पौधा होता है उसकी जड़ों में एक विशेष प्रकार की एल्गी, एक विशेष प्रकार का शैवाल निवास करता है, उस शैवाल का क्या नाम है? तो यही नाम है नॉस्टॉक एनाबीना। तो याद रखिएगा कि साइकस के पौधों के जड़ों में जो शैवाल निवास करता है उस शैवाल का नाम है नॉस्टॉक एनाबीना। और ये कितने महत्वपूर्ण हैं शैवाल। अब ये जब वहाँ पे होंगे तो उसके लिए भी फायदेमंद होंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वहाँ पे लाएंगे, जैसे लेगुमिनस प्लांट वाले करते थे, राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे करता था। क्लियर? ऐसे इसमें शैवाल का ये काम है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लाना, नॉस्टॉक और एनाबीना। अच्छा, एक बार ये प्रश्न इसी पे पूछा गया था। अच्छा, जीवाश्म आप जानते हैं ना, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म, फॉसिल्स, लाखों हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो भी पौधे या जंतुओं के अवशेष थे, पहाड़ों के नीचे, चट्टानों के नीचे जो दबे पड़े हैं, वो हमको जो मिलते हैं वही हमारे अवशेष होते हैं। अवशेष का मतलब ये हुआ कि वो खत्म हो चुके हैं, उनके खाली अवशेष ही बचे हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जो जीवित जीवाश्म है। जबकि जीवाश्म आपने सुना है जीवित नहीं होते हैं, मर चुके होते हैं लाखों हजारों साल पहले। लेकिन वो कौन सा पौधा है जो अभी भी पृथ्वी पे जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है? तो ये यही पौधा है साइकस। याद रखिएगा, ये यही पौधा है साइकस। साइकस का जो पौधा इस पृथ्वी पर एकमात्र पौधा जो जीवित जीवाश्म है। और जबकि जीवाश्म के बारे में आप जानते ही हैं, अभी हमने बताया, चट्टानों के नीचे दबे कुचले हों, वो सब हमारे जीवाश्म होते हैं, लेकिन ये हमारा एक जीवित जीवाश्म है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से। जिलेडियम शैवाल से या ग्लेसिलेरिया शैवाल से जेली टॉफ़ी बनाई जाती है। बहुत से विभिन्न प्रकार के जेली वाले चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। अगर जल में डाल दो तो वो जेली हो जाता है। अगार अगार पाउडर भी शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो एनाबीना और नॉस्टॉक के बारे में जान गए ना। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया का जो काम है वही यहाँ शैवाल में नॉस्टॉक और एनाबीना का भी काम है। क्लियर? अच्छा, जो शैवाल का और कोई योगदान जानते हैं और कुछ यूज़? क्या अनुसंधानों में, रिसर्च में भी शैवालों का योगदान है? बताइए। अगर पाउडर बनाने में, बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में, ठीक है, मेडिसिन तो जान ही गए हैं। अच्छा,
शैवालों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि कुछ विशेष प्रकार के शैवाल जल को साफ कर देते हैं। जलों में जो गंदगियाँ होती हैं, जलों में जो केमिकल्स होते हैं, जैसे अगर जल हमारा कलरफुल हो गया है, पीला, हरा, नीला, तो मतलब उसमें कुछ विभिन्न प्रकार के केमिकल्स आ गए जो रिएक्शन किए और ये कलर हो गए, तो मतलब उसमें केमिकल, वो पानी पीने योग्य नहीं है। तो ये शैवाल अगर उसमें डाल दिया जाए तो ये शैवाल उसके अंदर के केमिकल को अवशोषित कर दे लेते हैं, रसायन पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं और वो जल पीने योग्य हो जाता है। तो इसका अनुसंधानों में एक महत्वपूर्ण ये है कि जल को स्वच्छ करने में भी शैवालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छा, जो लोग आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग में शैवाल के बारे में भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि अगर कभी आप जंगलों में फंस गए हैं या कहीं फंस गए हुए हैं तो आपको प्यास लगी है, वहाँ पानी नहीं है और हर जगह गंदा गंदा एरिया है, तो आप कैसे अपनी प्यास को बुझाएंगे कि आप बीमार ना पड़ें। भाई गंदे पानी को पिएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो उनको बताया जाता है कि पहले आप शैवाल को पहचान लीजिए। अगर कहीं शैवाल पानी में पड़ा हुआ है या कहीं है तो आप शैवाल को ले लीजिए और उसकी जड़ को निचोड़िए और उस जड़ से जो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरे उसको आप पी लीजिए। वो पानी नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जल का, शैवाल का भी हमने बताया कि ये जो भी हमारे जीवाणु होते हैं या जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है, उनकी टॉक्सिसिटी, जहर को ख़त्म कर देता है, तो इससे वो लोग बच सकते हैं। उनको ट्रेनिंग में चीज़ किया जाता है। तो शैवालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यानी जल को स्वच्छ करने में भी शैवालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आई थिंक आज इतना ही रहने देते हैं। थैलोफाइटा हम लोगों ने चलाया है, हम लोगों ने पादप जगत का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सबसे पहला संघ पढ़ लिया है थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में हमने पढ़ लिया है शैवाल, और इसमें हमको पढ़ना क्या है? जीवाणु और कवक। तो कल हम लोग जीवाणु का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।